हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और पेपर की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से तैयार होगी। आपका फर्स्ट पेपर आपके 10th बोर्ड एग्जाम का आ चुका है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारे मराठी पेपर पैटर्न को। साथ ही साथ हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से कौन से स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना चाहिए और किस तरह से हमें पेपर को लिखना चाहिए। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। सो स्वागत है आप सभी का और इस लेक्चर के अंदर आपको बस कंटिन्यूअस देखते रहना चाहिए। इन्हीं स्ट्रैटेजी को बस फॉलो करो और आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे आपके 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपके पास बच्चों होता है 3 आवर्स आपके पूरे मराठी पेपर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं और तभी भी अगर आपको इस पूरे पेपर के अंदर कुछ भी डाउट हो मराठी एंड हिंदी सब्जेक्ट के अंदर तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा ID। ओके सो अगर आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो करो, मैसेज करो। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे मराठी पेपर पैटर्न के अंदर हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है। 3 आवर्स हमारे पास होते हैं और बहुत सारे सेट्स में आपको क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि सेट्स का मतलब सेट्स में ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको A सेट, B सेट, C सेट ऐसा सेट आता है, ठीक है। आपको बहुत सारे विभाग में क्वेश्चन डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बोला हुआ है बच्चों, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जिसके अंदर फर्स्ट रूल है आपको कि कुछ भी आपको अगर ड्रॉ किया हुआ मिल रहा है, कोई भी चार्ट है, कोई भी वेब दिया हुआ है, तो उस वेब को आपको क्या करना है, सिंपल एज इट इज जैसा ड्रॉ किया हुआ है वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। हमेशा जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा पेन का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी भी आप बोर्ड का पेपर लिखते हैं तो आपको 2 कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ सिंगल पेन का इस्तेमाल करो। पूरा पेपर एक ही पेन से लिखो, ठीक है। पेंसिल का इस्तेमाल जरूरत पड़े तभी ही आपको करनी है, बिना फालतू के आपको पेंसिल हर जगह पे कहीं पे भी लिखने मत बैठ जाना पेंसिल से, या फिर कुछ भी ड्रॉ मत करना पेंसिल से, ठीक है। पेन जितना ज्यादा इस्तेमाल करो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये रूल आपको बोर्ड ने बताया हुआ है और इसे आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। सो फर्स्ट पेपर है, प्रिपेयर रहो ये सारी चीजों के लिए। ओके उसके बाद है आपका उपयोजित लेखन का पार्ट। उपयोजित लेखन के अंदर मतलब कि ग्रामर के पार्ट के अंदर ये राइटिंग स्किल के पार्ट के अंदर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कुछ ड्रॉ करना है, कुछ बना कर दिखाना है, ठीक है। और अगर आपने कुछ बनाया है, कंपलसरी नहीं है कि आपको बनाना है, बट आपको जाहिरात लेखन आता है, जाहिरात लेखन के अंदर आप बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो आता है आपका उसके अंदर आप बना रहे हैं, तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, पेन का इस्तेमाल करेंगे। ओके नेक्स्ट आपको यही सारी चीजें बोली हुई है। उसके बाद सारांश लेखन का जो पार्ट होता है, सारांश लेखन मतलब कि समरी राइटिंग का जो पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन नंबर को फॉलो करना है वो आपको यहाँ पर रूल्स के अंदर बता दिया जाएगा कि आप इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अपठित हो, पठित गद्य हो, आपको गिवन रहेगा, आपको उसके बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको स्वच्छ और नीटपणे लिहायचं आहे तुम्हाला, ठीक है। आपको स्वच्छ लिखना है, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल भी काटा पीटी गोजा माजी बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर को बिल्कुल सड़ाना नहीं है, हमें बहुत ही सही सलामत अच्छे तरीके से पहुंचाना है आपको पेपर को, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर विभाग 1। विभाग 1 बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सो उसमें से पहला आपका आ जाता है विभाग 1, जिसके अंदर आता है बच्चों गद्य का पार्ट। गद्य क्या होता है बच्चों, गद्य का मतलब होता है पैसेज, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ पैसेजेस गिवन रहेंगे, उस पैसेज के बेस पर आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको बोला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन 1 का अ वाला क्वेश्चन जो आता है, जिसके अंदर आपको क्या बोला हुआ है, उताड्याचा आधारे सूचना अनुसार काय करायचं आहे तुम्हाला, कृती पूर्ण करायचा आहे, ठीक है। सूचना के अनुसार आपको कृति पूर्ण करना है। मैं ये लैंग्वेज इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम मराठी नहीं बोल सकते क्योंकि हर बच्चे का मराठी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होता है, बहुत तकलीफें होती है। मेरा भी ऑफकोर्स, मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फ्लुएंट बोल सकती हूँ। हमें एक कन्वीनियंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जिससे आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है। सो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, कृति को पूर्ण करना है, किसके बेस पर,
पैराग्राफ का बेस पर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के लिए आपको 2 आंसर के लिए जगह दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर 2 ही आंसर लिखना है। आंसर जब आप लिख रहे हो तो बिल्कुल भी ये नहीं करना आपको कि आप बड़ा आंसर लिख के आ गए हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल वर्ड्स में आंसर आ जाएगा या फिर एक सिंपल सेंटेंस में आंसर आ जाएगा, उतना ही लिखो, पूरा बढ़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लाइन में इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ओके। आगे बढ़े, दिस इज योर पैराग्राफ, आपका ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब उस पैराग्राफ के बेस पर आपको ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको उसी पैराग्राफ के बेस पर पूछा हुआ है। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी आपको। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? कृति बंध पूर्ण करा, ठीक है। कृति बंध पूर्ण करा, आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? कृति को पूर्ण करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो ये कृति आपको दी हुई है, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, दोनों के 1-1 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? कि क्या दिया हुआ है? चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना है? आंसर को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोयम जो है आपका, उस पोयम पूरा जो पैराग्राफ है आपका, उस पैराग्राफ पर बेस्ड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसे आपको यहाँ पर क्या करना है? फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वमत, हाउ टू राइट स्वमत। स्वमत हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, क्योंकि स्वमत किस तरह से लिखना है ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। पिछले साल के बच्चों ने भी बहुत ज्यादा इंस्टा पर मैसेज किया हुआ था कि मैम हमें स्वमत लिखना ही नहीं आता। तो आप किस तरह से स्वमत लिख सकते हैं उसका लेक्चर मैं सेपरेटली लेके आऊंगी, जिसके अंदर आप बढ़िया तरीके से कवर करेंगे सारे स्वमत को, ठीक है। ये स्वमत का मतलब क्या होता है आपको पता है? मतलब क्या होता है स्वमत का? आपका मत। स्वमत का मतलब क्या होता है? आपका मत, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 3 मार्क्स मिलेंगे एक्सप्लेनेशन का, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और वहां पर हमारा कंप्लीट हो गया आ वाला क्वेश्चन। आ वाला क्वेश्चन के अंदर अगेन आपको पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चन पूछा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया आपको, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया आपको, ठीक है। इन चारों के आंसर्स को आपको फिल करना है। अगेन ये कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 2 मार्क्स के लिए अगेन ये आपको आएगा, और फिर से स्वमत आएगा। स्वमत अगेन आपको 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके इतने मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपठित गद्य। अपठित गद्य का मतलब क्या होता है? अनसीन पैसेज, है ना। तो इस चीज के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएगा। ये एक पैराग्राफ आ गया, उसके बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, सेकेंड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर टीपा लिहा, ठीक है। टीप लिहा, टीप लिहा का मतलब क्या होता है? टिप्पणी लिखो, टिप्पणी लिखो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट, एक तरह से ना आपने शॉर्ट नोट्स देखे होंगे, हिंदी के अंदर टिप्पणी देखा होगा, उसी तरह से यहाँ पर टिप्पा लिखा है, एक शॉर्ट नोट लिख रहा है, आपको एक आंसर बनाकर लिखना है, ठीक है। इस चीज के बेस पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम। स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम मतलब क्या होता है? चांगला मतलब कि अच्छा, ठीक है। अच्छा परिणाम क्या है? मुझे यहाँ पर जब मैं पास से देखती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, क्योंकि ये फट जाता है पूरा, ठीक है। अगर आप सामने से देखेंगे तो फट जाएगा, इसीलिए ओके। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। सो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? स्त्री के शिक्षा के लिए कौन कौन से अच्छे परिणाम होंगे? स्त्री शिक्षा, अगर स्त्री को शिक्षा दी जाएगी, अधिकार होगा उन्हें पढ़ाई करने का, तो कौन कौन से फायदे होंगे? इस चीज के बेस पर आपको बड़ा सा आंसर लिख के दिखाना है उन्हें, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है, इसके बेस पर आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका विभाग 2। विभाग 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका विभाग 2। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का अ दिया हुआ है कविता के बेस पर। क्या है ये? पद्य है। पद्य का मतलब क्या होता है? पोयम बेस्ड क्वेश्चन। पद्य का मतलब क्या होता है? पोयम बेस्ड क्वेश्चन। अब पोयम के बेस पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना है? पोयम में से ढूंढना है, एंड देन आपको क्या करना है? आंसर को फिल करना है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आंसर हमेशा 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करना है। आंसर अगर बड़ा करोगे तो आपके मार्क्स हमेशा के लिए छोटे हो जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए आंसर्स को बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है कि 1 वर्ड का आंसर, 1 वर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपने आंसर लिख दिया बड़ा सा, ठीक है। अब वो उनको समझेगा ही नहीं कि ये किया क्या है आपने, ठीक है। सो याद रखना है इस चीज को। पोएम यहाँ पर आपका
पोयम है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको उसी के बेस पर कृति पूर्ण करने के लिए बोला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बेस पर आपको आंसर लिखने के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका आ वाला, ठीक है। पुढील शब्दाचा अर्थ लिहा। इन शब्दों के आपको क्या करने हैं, अर्थ लिखने हैं। किसके बेस पर बच्चों, आपको पोयम के बेस पर लिखना है, ठीक है। पोयम में से आपको क्या करना है, आंसर ढूंढना है, समझना है, इनका अर्थ लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, क्या पूछा हुआ है, कवितेत व्यक्त झालेला जीवन सत्य, जीवन का जो सत्य है, जीवन सत्य, कविता के अंदर व्यक्त होने वाला जीवन सत्य या बाबत मतलब इस विषय पर तुमचे विचार स्पष्ट करा। यहाँ पर आपको अगेन क्या पूछ लिया, 2 मार्क्स के लिए आपको अपना विचार स्पष्ट करने के लिए, मतलब कि स्वमत आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको पोएम पर भी और चैप्टर पर भी क्या आने वाला है, स्वमत आने वाला है। सो इस चीज को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ, जल्दी से आपके पास आने वाला है। फटाफट से उस लेक्चर को जरूर से देख लेना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कंप्लीट एप्रिसिएशन, और कंप्लीट एप्रिसिएशन के अंदर आपको मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं कि जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एप्रिसिएशन को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खालील मुद्द्याचा अनुरूप कोणत्याही एक कविते संबंधी खालील कृती सोडवा। मतलब किसी भी, यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अंकिला मी दास तुझा, ये पोएम आया हुआ था पिछले साल, अंकिला मी दास तुझा आणि स्वप्न करू साकार। ये 2 पोएम के बेस पर इन दोनों पोएम में से कोई भी एक आपको चूज करना है और उसके बेस पर इन सारे कृति को छुड़ाना है, इन सारे कृति को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला क्या बोला हुआ है, प्रस्तुत कवितेचा कवी आणि कवित्रीचं नाव लिहायचं आहे तुम्हाला, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है कवि या फिर कवित्री का, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोलेंगे, विषय एक्सप्लेन करो। उसके बाद आपको बोलेंगे प्रस्तुत कविता में आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है, आवडते या फिर नहीं पसंद है, ना आवडणे, याचा कारण लिहायचं आहे तुम्हाला इकडे। उसके बाद दिलेल्या ओळी सरळ करा, मतलब कि उसे सॉल्व करना है, सरळ अर्थ लिहायचा आहे तुम्हाला। यहाँ पर सिंपल आपको लाइंस दिए हुए हैं, इन लाइंस के आपको क्या करने हैं, सिंपल मीनिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपको कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहायचा है। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, इसका अर्थ आपको मीनिंग लिखना है, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग लिखना, ठीक है। सो यहाँ पर आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना है कि क्या पूछा हुआ है, उस चीज को पढ़ो, समझो एंड फिर जाकर आप आंसर लिखो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि आपको मिलने वाला है 80 मार्क्स का पेपर, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर आपके सामने है, आपके पास 3 घंटा है, ठीक है। अब इस 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे के अंदर 180 मिनट्स होते हैं, ठीक है। कितने मिनट्स होते हैं, मार्क ले लेती हूँ मैं पहले, 180 मिनट्स। कितने मिनट होते हैं यहाँ पर, 180 मिनट्स होते हैं 3 आवर्स के अंदर, ठीक है। सो अब ये 180 मिनट को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। किस तरह से मैनेज करेंगे, मैं एक शॉर्ट लेक्चर लेके आऊंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और उतने टाइम में आपको सॉल्व करके दिखाना है। इस चीज का लेक्चर आएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला लाऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है और बढ़िया तरीके से स्कोर करोगे, साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम आपके लिए बच भी जाएगा। ओके, सो ये जो 3 आवर्स है, इस 3 आवर में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर बढ़िया जाता है ना बच्चों, तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना हमारा, वो अलग ही लेवल पर चले जाता है। सो ये जब आप किसी एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करोगे ना, कि जैसे पहली ही चीज आपने बहुत अच्छा कर दिया ना, तो आपको अगले वाली चीज के लिए ना डर नहीं लगेगा कि हाँ नेक्स्ट वाला एग्जाम है ना, मैं इसे भी बहुत अच्छी तरह से कर लूंगा। क्यों, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चों, ये हमेशा आपको आगे लेके जाती है। लाइफ का एक फॉर्मूला है कि आप में से ना जितने लोग देख रहे होंगे ना, इनमें से अगर मैं अभी कुछ भी चीज़ सिखा रही हूँ, कुछ भी चीज़ बता रही हूँ ना, तो आप सभी का IQ लेवल अलग होगा, आप सभी की थिंकिंग अलग होगी, चीज़ों को समझने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अलग होगी सभी लोगों की। बट इसमें से कुछ होंगे ऐसे जो तुरंत से ग्रैब कर रहे चीज़ों को, तुरंत से समझ रहे चीज़ों को, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बार बार सुनने की ज़रूरत है, समझने की जरूरत है। बट लाइफ में बस एक चीज हमेशा कॉन्स्टेंटली फॉलो करो, अपने
स्ट्रेंथ को मजबूत रखना, अपने अंदर कभी भी ना ऐसा मत आने दो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना जो वो लूज हो जाए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आपको अरे यार मुझसे ये चीज़ होने ही नहीं वाला है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे ना, अगर आपने अपने अंदर होप रखा कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझसे क्यों नहीं होगा, वो लोग कर रहे हैं ना मैं भी कर सकता हूँ, मैं करूंगा, उनको 1 घंटा लग रहा है ना ये चीज़ें लर्न करने में, मुझे 2 घंटा लगेगा, चलेगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे उस चीज़ को कंप्लीट करना है। ऐसी चीज़, ऐसी थिंकिंग अगर आप रखोगे ना अपना, तो कभी भी आप ना किसी से पीछे नहीं होगे, हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाओगे, समझे। किसी से पीछे होना मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम गलत हो, छोटे हो, उनसे आप हमेशा नीचे रहोगे, ऐसा नहीं रहता है कभी भी लाइफ में, ठीक है। किसी से आप कम मार्क्स ला रहे हो इसका मतलब आप छोटे, उनसे बेकार नहीं हो गए, आप उतना नहीं समझ पा रहे हो, वो कुछ और चीज़ें फॉलो कर रहे हैं इसलिए। बट आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को अपने मजबूत रखना, अपने दिमाग को, और हमेशा कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है कि हमें पढ़ते ही रहना है, हमें ऐसा नहीं, हार नहीं मानना है कभी भी कि हम हार मान गए, चलो अब वो आगे ही निकल जाएगा, मैं हमेशा पीछे ही रह जाऊंगा। ऐसी चीज़ें कभी भी अपने माइंड के अंदर सोचना ही नहीं है। हमेशा एकदम ताकत के साथ डटे रहो, मजबूती से पढ़ते रहो, हार मत मानो। अगर कभी हार नहीं मानोगे ना तो कभी आपको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अभी तो आपके पास बहुत सारी, ये आपके लाइफ का ना फर्स्ट स्टेज है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर आप कूदने वाले हो। और अब इसके आगे आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा, आपका 12th का एग्जाम आएगा, उसके अंदर और थोड़ा सा बड़े लेवल का बोर्ड, ग्रेजुएशन का बोर्ड, आप बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स दे रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं। अभी से डरना नहीं है, सारे एग्जाम को फाड़ के आना है, ठीक है। सो ये तो सिंपल सा क्या है, मराठी है, अपन कर लेंगे, कैसे भी करके कर लेंगे, ठीक है। सो मराठी के अंदर, सॉरी विभाग, आपका मराठी के अंदर ये विभाग 3 आपका स्टार्ट हो गया। विभाग 1 में हमने क्या देखा था, गद्य देखा था। विभाग 2 के अंदर हमने क्या देखा, पद्य देखा था। विभाग 3 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, स्थूल वाचन देख रहे हैं, ठीक है। स्थूल वाचन का लेक्चर मैं लेके आऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको स्थूल वाचन किस तरह से करना है वो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो स्थूल वाचन में आपको कोई भी 2 कृति को करना है। यहाँ पर 3 कृतियां दी हुई है, तीनों में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके अंदर स्थूल वाचन के चैप्टर्स होते हैं, उसे आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। अभी आपने लेक्चर खत्म करोगे तभी बैठ जाओ स्थूल वाचन को लर्न करने और एप्रिसिएशन को स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेक्चर आपका एप्रिसिएशन का तुरंत जाएगा अभी, ओके। विभाग 4 स्टार्ट होता है। विभाग 4 के अंदर आता है भाषाभ्यास। भाषाभ्यास, इसके अंदर हमको क्या करना है, व्याकरण। यहाँ पर आपका व्याकरण का पार्ट शुरू हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर व्याकरण के पार्ट दिए हुए हैं, उसके बाद नीचे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, वाक्य प्रकार, वाक्य का प्रकार आपको ओळखना है, समझना है वाक्य के प्रकार को, ठीक है। ग्रामर सीरीज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर समझना है तो पूरे ग्रामर को आप समझ सकते हैं। उस लेक्चर के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और बढ़िया तरीके से देखो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर वाक्य रूपांतर, आपको रूपांतर किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बोला हुआ है नकारार्थिक, विधानार्थिक, ठीक है। ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, रूपांतर करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला हुआ है, वाक्य प्रचार, ठीक है। वाक्य प्रचार करना है यहाँ पर, मतलब कि आपको इसका अर्थ लिखकर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। वाक्य प्रचार, अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, इसका आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ओके। जैसे यहाँ पर अलग अलग आपको 3 दिए हुए, ठीक है, 3 दिए हुए, 3 में से कोई भी 2 लिखना है, ओके। याद रखना है 3 में से कोई भी 2 लिखना है आपको। उसके बाद भाषिक घटक, यहाँ पर बहुत सारे भाषिक घटक मतलब कि शब्द संपत्ति दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको समानार्थिक, विरुद्धार्थिक शब्द दिए हैं। यहाँ पर आपको शब्द समूह बदल एक शब्द, इसका लेक्चर भी मैंने लाया हुआ है, जिसको आप देखोगे तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा किस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुढील शब्द से वचन बदला, आपको वचन बदला है रास्ता, ठीक है। उसके बाद भिंत, ऐसे आपको शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अचूक शब्द ओळखून लिहा, अचूक शब्द मतलब आपको इसमें से कोई भी गलत शब्द को ढूंढकर लिखना है, ठीक है। वैसे करके आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको विराम चिन्ह पहचानना है, विराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह है ना। उसके बाद ये अर्ध विराम हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गारार्थी चिन्ह, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है। ये सारे अगर लिख लोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सो इसका लेक्चर भी मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। अगर आप कॉमेंट करेंगे आपको कौन कौन सा डाउट है ना, आप मुझे फटाफट से इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक के अंदर डाउट है, आप मुझे ये टॉपिक्स के लेक्चर लाइए और समझाओ, ठीक है।
तो जरूर से मैं आप लोगों के लिए अलग अलग लेक्चर जरूर से लेके आऊंगी, ठीक है। अभी टाइम तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, बट हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है उपयोजित लेखन का पार्ट, विभाग 5। विभाग 5 के अंदर आपको उपयोजित लेखन करना है, मतलब कि राइटिंग स्किल करना है। राइटिंग स्किल के अंदर सबसे पहले आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन, और किसके अंदर ऑप्शन होता है बच्चों? पत्र लेखन के अंदर आपको 2 ऑप्शन होता है। क्या करना होता है? एक तो आपको फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लिखना रहता है, ठीक है। दोनों में से अपनी चॉइस का आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको किव्वा में ऑप्शन रहता है सारांश लेखन का। सारांश लेखन आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि कौन से वाले पैराग्राफ को फॉलो करना है। वो पैराग्राफ पे जाओ, उसको रीड करो, उसका आपको क्या करना है? समरी बनाना है छोटा सा। उसको आपको समरी राइटिंग कैसे लिखना है उसका भी लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में है, अपडेट कर देंगे, फटाफट से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि कितने लाइंस के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं समरी राइटिंग को, सारांश लेखन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका जाहिरात लेखन, फिर जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन और निबंध लेखन, ये सारे लेखन आ जाते हैं। और उसके बाद वैचारिक लेखन, ठीक है। अब इन सारे के अंदर आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आपको चूज करना है सबसे पहले कि आपको कथा लेखन, बातमी लेखन और जाहिरात, ये तीनों में से कौन सा करना है? कोई भी 2 आपको करना है, ठीक है। तो कोई भी 2 में आप हमेशा प्रेफर करेंगे, ये स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करना है कि आपको हमेशा प्रेफर करना है कि आप जाहिरात कंपलसरी लिखेंगे, ठीक है। जाहिरात आपको लिखना ही पड़ेगा, जाहिरात लिखेंगे। और उसके बाद चाहे तो आप बातमी लेखन लिखें, बातमी लेखन लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने कथा लेखन को प्रेफर किया लिखना, तो कथा लेखन के अंदर आप इस तरह की मिस्टेक करेंगे कि अगर आपको लिखना ज़्यादा अच्छी तरह से शब्द को बनाना नहीं आता, तो फिर प्रॉब्लम ये फेस करोगे कि आपका वर्ड्स बहुत सारे गलत होंगे और मार्क्स बहुत सारे कट होंगे, ठीक है। सो याद रखना है आपको, अगर बहुत सुंदर आपका लिखना नहीं आता, मराठी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से लिखना नहीं आता, तो आप जितना कम लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत भर भर के अगर लिखने जाओगे ना, तो उतने ज़्यादा वर्ड्स के मिस्टेक्स कटते जाएंगे और मार्क्स कटता चला जाएगा, ठीक है। सो सोच समझ के, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सोचो, समझो और फिर जाकर अच्छी तरह से लिखो, ठीक है। कभी भी हार्ड वर्ड्स को प्रेफर मत करो लिखना, हमेशा याद रखो सिंपल छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के ही आपको क्या करना है? सेंटेंस को बनाना है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि कौन सी तकलीफें होती है, ये प्रॉब्लम्स मैंने भी अपने 10th स्टैंडर्ड में फेस किया हुआ है, इसीलिए समझ सकती हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना आपको कि सिंपल शब्दों को आपको क्या करना है? जोड़ कर सेंटेंसेस बनाने हैं और बढ़िया स्कोर करोगे आप एग्जाम में, ठीक है। फेल नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको हमेशा ट्राई करते रहना है, ठीक है। मराठी पेपर से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है। उसके बाद निबंध लेखन और वैचारिक, आत्मकथा, ठीक है। निबंध लेखन, आत्मकथा और वैचारिक, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको चूज करना है कि आप क्या करेंगे? प्रसंग लेखन चूज करेंगे। प्रसंग लेखन बहुत ज्यादा सही होता है, मतलब कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उस सेलिब्रेशन के बारे में आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं? प्रसंग लेखन को लिख सकते हैं। कैसे प्रसंग लेखन लिखे, इस चीज को मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और उसके बाद आ जाता है आत्मकथा। आत्मकथा अगर आपको सोचने में अच्छा लगता है कि हाँ आत्मकथा, किसी छाते की आत्मकथा हो गई, यहाँ पर किसकी आत्मकथा है? मी क्रीडागढ़ बोलतोय, ठीक है। मैं क्रीडागढ़ बोलतोय। अब इसकी जगह आपको छाता का भी आ सकता है, किताब का भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल आपको आ सकता है, संगणक का आ सकता है, संगणक मतलब कि कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज़ की आत्मकथा आ सकती है, नदी की आत्मकथा आ सकती है। तो उस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, एकदम मस्त बढ़िया तरीके से सोचोगे तब जाकर बहुत सुंदर तरीके से लिख भी पाओगे, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है वैचारिक लेखन, ठीक है। सो इनमें से आप क्या कर सकते हैं? प्रेफर कर सकते हैं आपको कि कौन सा आपको लिखना पसंद है और कौन सा आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें कैसे लिखना चाहिए। अब एंड में हम समझेंगे कि किस तरह से हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए। जस्ट सपोज कि आपके पास कितना मिनट है कि आपको 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मार्क्स का आपके पास कोई क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे आप क्या करेंगे?
टाइम डबल लेंगे, ठीक है। कितना टाइम लेंगे? 20 मिनट्स लेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। इस चीज को आप फॉलो करोगे ना तो आप बहुत अच्छी तरह से टाइम को मैनेज भी कर लोगे, और साथ ही साथ लास्ट के जो ये उपयोजित लेखन का पार्ट है, राइटिंग स्किल का पार्ट है, उसके अंदर आप बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर भी कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट डिटेल में समझाऊंगी मैं टाइम मैनेजमेंट वाले लेक्चर के अंदर, सो वहां पर आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमें कितना टाइम देना है, ठीक है। सो उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, पेपर पैटर्न समझा नहीं समझा, कैसी डाउट से, क्या प्रॉब्लम से, वो सारी चीजें आप मुझे इंस्टा पर भी बता सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, मोटिवेटेड रहना है, पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।